I'm starting this revision of the new chapter. It's not revision, a summary of age of industrialization. This chapter is not easy, but at the same time, the chapter is थोड़ा सा आपको जो है, you need to put your brain. और इस चैप्टर का मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड्स का जो सिक्वल है वो आपका ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इसके अंदर एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं विच इज रिलेटिंग टू योर अदर पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री. आज आप लोग सब जो हो, यू ऑल आर हैविंग द कंप्यूटर्स इन योर हैंड एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. आपके लिए इंडस्ट्री का मतलब आपके दिमाग में आता होगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज जहां बड़े बड़े मशीन्स हैं, द मशीन्स आर वर्किंग, बट इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं थी. प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू स्टार्ट, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन होता है. व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा बाद में आया था, एक क्रांति, बट उससे पहले even which existed even before the factories began in England and Europe. मतलब पहले इंडस्ट्री करके कुछ नहीं होता था. क्लास 10 प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द पीरियड व्हेन इंडस्ट्री जैसी प्रोडक्शन होते थे, बट दे वर नॉट इन द फैक्ट्रीज. वो कैसे होते थे? घरों में लोग होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, दे यूज्ड टू कम टू द होम, they would give you the money, they would take the things, they would then send it across, उसको वहां पॉलिशिंग वगैरह करके मार्केट्स में बेचा जाए. देयर वाज नो सिस्टम कि ये रिलायंस है, ये आपका ये वाला इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं होता. Not based on the factories. In the 17th and 18th century, merchants from Europe moved to the countryside, supplying money to the peasants and artisans and requesting them to produce for an international market. अभी भी होता है, सेम प्रोसीजर होता है, बट अब क्या होता है, हमने उनको एक नाम दे दिया है. ये फैब इंडिया का वेंडर है, ये टीजे मैक्स का वेंडर है, ये रिलायंस का वेंडर है, और वो वेंडर 2 कंपनी 3 कंपनी के लिए भी काम कर सकता है. पहले ऐसी कंपनीज नहीं होती थी, मर्चेंट्स आते थे, जिनका काम होता था वो आते थे, इनको पैसा देते थे, एंड दे वुड बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स. एंड पीजेंट्स के पास में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पीजेंट्स होते थे नॉर्मली दे वुड बी हैविंग द एक्स्ट्रा टाइम. तो वो लोग क्या करते थे, ड्यूरिंग दैट पीरियड दे वुड बी डूइंग दिस वर्क. Merchants were restricted from expanding their production within towns because rulers granted different guilds. Guilds का मतलब होता है आपके जैसे taxes होती है ना, the mono मतलब they are the group, एक community होती है जिनके पास राइट होता था कि वही प्रोड्यूस करेंगे. तो ज्यादा मर्चेंट जो है वो सिटीज में नहीं होते थे. इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिजन ईगरली अग्री, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे जमीन होती थी, दे यूज्ड टू बी फ्री, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती थी, तो उस वक्त में दे वुड बी डूइंग दीज काइंड ऑफ जॉब्स. The proto-industrial system was thus part of network of commercial exchange, लेकिन उस वक्त में it was controlled by the merchants. It was not a proper system. अभी पता क्या सिस्टम है रियल में? जैसे आप कोई भी एक कंपनी ले लो, they don't manufacture everything. They would be manufacturing to some extent. जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनीज हैं, तो ये क्या करते हैं, जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो ये चीजों को बनाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको अपना जो मतलब मे बी स्टाइल और मतलब अपना वो बताते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वो जो वेंडर्स होते हैं वो सब बनाते हैं, एंड देन उन सामान को ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. So now a vendor may be the vendor for a particular company or 2 to 3 companies. पहले क्या होता था, सीधा जो मर्चेंट है यानी कि जो मालिक होता था वो सीधा इनके पास आता. बट नाउ देयर इज अ सिस्टम, राइट? द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. सब फैक्ट्रीज कब आई?
इन 1730 सबसे पहली जो आपकी फैक्ट्री थी ना, वो इंग्लैंड में आई थी। मैनचेस्टर इसलिए सबसे ज्यादा फेमस बोलते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा आपका जो पुराना है ना, मैनचेस्टर है। देवर, बट द नंबर वर वेरी लेस, और बाद में देवर मल्टीप्लाइड। और ऐसे नहीं होती थी फैक्ट्रीज, पूरा का पूरा एक सेट है। जो आपकी कंट्री साइड होती थी वहां दूर आपको एक या दो आपको छोटे छोटे से। एंड शुरू शुरू में तो फैक्ट्रीज ऐसे नहीं होती थी जहां पर मशीनें होती थी। फैक्ट्रीज पहले होती थी, लोग आके वहां बैठते थे और जो काम वो अपने घर में करते थे वो उस मतलब कि उस बिल्डिंग में करते थे, जिसको फैक्ट्री बोला जाता था। बाद में मशीनों ने आना शुरू किया। मीन जिन वेंडर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो वेंडर्स उस फैक्ट्री में आकर, क्योंकि एक एक जो मर्चेंट है उसको इस वाले गांव में भी जाना, उस गांव में भी जाना, इंस्टेड वो कहता था सारे के सारे आकर इस जगह पे बैठ जाओ। दैट वाज हाउ फैक्ट्री स्टार्टेड, एंड दे वर इन द कंट्री साइड। Cotton was the first symbol of the new era, and the production boomed in late 19th century. रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। ये वाले जो नेम्स है, एंड आपका फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया है, ये आपको याद रखना है क्लास 10। दिस इज रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल where costly machines were set up and all the processes were brought together under one roof and management. As I said, पहले कैसा होता था, द मतलब जैसे मैं सिलाई करती हूँ, दूसरा उसको जो है काटता है, तीसरा सॉर्टिंग करता है, मतलब प्लीटिंग, अलग अलग आपके स्टेपलिंग, ऐसे अलग अलग काम होते थे। तो वो जो अलग अलग काम पहले घरों के अंदर होते थे, वो ही लोग आकर अब एक जगह पर बैठ के दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क। तो नाउ सबसे पहला कॉटन था क्योंकि कपड़े सब पहनते थे, और दूसरा आपका था आयरन, लोहा। फर्स्ट इन ब्रिटेन, the most dynamic industries were cotton and metal. Cotton was the first leading in the industrialization, followed up by iron and steel. Why? Because मशीनें बनाने के लिए हमें आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ती है। The new industries found it difficult to displace traditional industries. थर्ड, मतलब बहुत स्लो था आपका इंडस्ट्रीज का आना। अगर आप 1990 लोगे और 2024 लोगे ना, तो आप देखोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स मोबाइल्स हैव बिकम अ रिवोल्यूशन। लेकिन इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी रिवोल्यूशन में नहीं आई थी। क्यों? पहला आपका देवर स्लो, एंड लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफर करते थे। एंड थर्ड, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, दे वर नॉट सेट बाय द स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थी वो बहुत धीरे धीरे हुई थी। इफ दिस पर्टिकुलर दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम, ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाई वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज स्लो। उन दिनों में इट वॉज नॉट सो इजी टू शिफ्ट फ्रॉम। और फिर इंडस्ट्रीज, अगर हमने मशीनें खरीद भी ली तो उसको रिपेयर कौन करेगा? देन द मशीन्स वर कॉस्टली ऑल्सो। सो इट वॉज नॉट सो इजी टू अडेप्ट अ टेक्नोलॉजी एट दैट पीरियड। इसीलिए द इंडस्ट्रियल चेंज जो था वो स्लोली हुआ था। जेम्स वॉट, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन, जिसको प्रोड्यूस किसने किया था? कंपनी न्यू कॉमन ने, एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से हु इन्वेंटेड इंजन, उसका नाम क्या? स्टीम इंजन। तो हम कहते हैं जेम्स वॉट। उसका एक फ्रेंड था जिसने, मैथ्यू बुल्टन, जिसने अराउंड, मतलब उसने स्टीम इंजन मैन्युफैक्चर। और ये स्टीम इंजन वो नहीं है जो आपके इंजन जा रही है, यहां पर इट मींस द इंजन विच रन्स फॉर द फैक्ट्रीज। बट स्टार्टिंग में ज्यादा इंजन नहीं बिकी थी, स्टार्टिंग में ज्यादा इंजन नहीं बिकी थी। रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन? फर्स्ट, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर इजी था।
जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मशीनों में दे हैड टू स्पेंड मनी. सो इंस्टेड ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियलाइज रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए वो लोग जो है लेबर प्रेफर करते थे. दूसरा, लेबर भी उनको सीजनल चाहिए होता था, हमेशा तो उन्हें पैसा नहीं खर्च करना है, उनका कॉस्ट फैक्टर कम पड़ता था. इन सच ऑल इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड according to the season, industrialists usually preferred hand labor employing workers for the season. क्योंकि जैसे बुक इंडस्ट्री थी, क्रिसमस के टाइम पे देयर वाज मोर डिमांड, उस वक्त में दे यूज टू एम्प्लॉय द पीपल, अदरवाइज दे डिड नॉट रिक्वायर. लेकिन अगर आप मशीन ले रहे हो तो यू हैव टू वर्क कॉन्टिन्यूअसली. दूसरी बात, जो वहां पे लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको ये भी लगता था कि इफ दीज मशीन गेट रिपेयर्ड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल. उनका खरीदने का कॉस्ट और उनको मेंटेन करने का कॉस्ट दोनों ज्यादा था. सो इसीलिए इनिशियली जो आपका रेस्पॉन्स था फॉर द इंडस्ट्रियल मशीन वो कम था, इट वॉज लेस. The workers who worked in these industries were not happy. There is one very beautiful poem, Hard Times, by Charles Dickens. There is one beautiful novel, Hard Times. उसके अंदर this particular, ये जो पूरा एक पैराग्राफ है ना, इसको एज अ नॉवल लिया है कि इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स होते थे, दे आर, जो उनके मतलब की जो लाइफ था, दैट वाज मिजरेबल. दे हार्डली हैड एनी टाइम फॉर देम. फर्स्ट, उनको जॉब नहीं मिलती थी. टू गेट अ जॉब दे शुड वर्क, मतलब कि उनका कोई फ्रेंड होना चाहिए, कोई रिश्तेदार होना चाहिए, देन ओनली दे विल गेट. देन पहले तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कम था, बट बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ने लगी तो दे गॉट द जॉब्स, उनको जो है जॉब्स मिलने लग गई, तो दे वर हैप्पी टू सम एक्सटेंट. देन व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ रेवोल्यूशन. आपके राइट साइड में फोटो बनी हुई है, एंड ये क्वेश्चन आपके पीछे भी दिया है और वेरी वेरी रिपीटेड है. देयर वाज अ मशीन इंट्रोड्यूस जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी. जब स्पिनिंग जेनी आया ना, तो जितनी भी, क्योंकि उस वक्त में मैक्सिमम विमेन वर वर्किंग इन द कॉटन सेक्टर और मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज, तो व्हेन स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑल द विमेन अटैक द स्पिनिंग जेनी. पेपर में आपके क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला. वाई? उनको लगा कि जब ये मशीन्स आई हैं तो उनके जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. बिकॉज इफ द मशीन्स आर रिप्लेस्ड बाय ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की जगह मशीनें काम करेंगी तो उनकी जॉब चली जाए. लेटर ऑन बड़े सारे आपके और भी काम स्टार्ट हो गए, रोड्स आपके हो गए, रेलवे लाइंस बननी शुरू हो गई, टनल्स बननी शुरू हुई, एंड व्हेन दे गॉट द जॉब तो स्लोली स्लोली ये जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई. दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज जो है, पहला आपका आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि द पीरियड बिफोर एक्चुअल इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड. राइट? द सेकेंड वन इज आपका अबाउट हाउ इंडस्ट्रीज केम. थर्ड इज व्हाई वाज द इंडस्ट्रियल पेस वेरी स्लो. क्यों स्लो था? एज आई टोल्ड यू कि वो इसीलिए स्लो था बिकॉज इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी जो है दे वर नॉट सेट. एंड फिर कुछ लोग ऐसे थे उस जमाने में, दोज हु डिड नॉट लाइक द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दे लाइक द मिल, दे डिड नॉट लाइक द मिल प्रोडक्ट. उनको हैंडमेड चीजें ज्यादा पसंद थी. स्पेसिफिकली जो एलिट क्लास होती थी, मतलब जो रिच पीपल होते थे, एफ्लुएंट पीपल होते थे, they did not like the mill made clothes. It was said that जो mill made clothes होते हैं they are only for the poor people.
तो देयर वर सो मेनी फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द इंडस्ट्रियल पेस जो है आपका स्लो था, और शुरू शुरू में ओनली 2 इंडस्ट्रीज विच वर डबल्ड, और वो था आपका आयरन एंड स्टील, जिसका प्रोडक्शन आपका डबल हो गया. And it was later on when technology and all came up. And technology was not set up by the people so easily. जब steam engines आई, which could make the work easier, not all the industries had taken up. फिर hand labor आपका सस्ता था. And moreover, जो industries होती थी वो seasonal होती थी. So they used to employ the people only when they required. Then हमने पढ़ा that what was the impact of spinning jenny. Now we come to the industries in India. India के अंदर industries का क्या what was the impact? अगर मैं कहूं इसमें से कुछ चीजें आपके मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी है तो it is there. India always was called as the land of golden birth. India at that time was one of the prominent manufacturers and exporters of cotton. We were one of the largest exporters. That was only because of the colonial policies कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो एकदम ठप हो गई. And this ये वाला जो आपका पोर्शन है that is part of your making of global world also. And that was the reason कि many of the मतलब पहले we were having so many small scale industries but they all were shut down. In India, silk and cotton goods dominated the international market before the age of machine industries. As I have already told, cotton में हम लोग जो है we were one of the largest exporters. A variety of Indian merchants and bankers were involved in export trade. आप उसमें making of global world में पढ़ोगे. There were so many मतलब कि people. एक तो थे श्रॉफ and one was Notic, एक मतलब कि आंध्रा के एक थे. They used to give the money, they used to supply goods, they used to supply funds to the exporter. But बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आया तो धीरे धीरे ये जो हमारा जो कंट्रोल था दैट स्लोड डाउन. द यूरोपियन कंपनीज केम इनटू पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग अ वेराइटीज ऑफ कंसेशन. पहले तो उनको कंसेशंस में लिया. बाद में सबसे बड़ी जो गलती हम लोगों से हुई थी इंडियन से वो ये था कि दे वर गिवन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड. मोनोपोली का मतलब होता है मोनो मतलब सिंगल और मोनोपोली राइट मतलब सिर्फ वही लोग बिजनेस कर सकते. तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडियन वीवर्स थे, जो इंडियन मतलब की थे, उनका ठप हो गया, उनका बिजनेस खत्म हो गया. एंड देन जो हमारे पोर्ट्स थे पहले वी वर हैविंग एट हमारा गुजरात में सूरत, फिर बाद में दे शिफ्टेड टू अदर पोर्ट्स. एंड ये वो पोर्ट्स थे जहां कॉलोनियल पावर आपका ज्यादा था. The European companies controlled the trade through the new ports and were carried in European ships. Many of the old trading houses collapsed and who wanted to survive had to operate within the network shaped by Europeans. और अगर अब उनको काम करना पड़ता था तो they had to agree to the European terms. अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद India would have been one of the developed countries in the world till now. अब वो जो वीवर्स थे जिनके बारे में मैंने बोला, दोज हु यूज्ड टू बी पहले वर्क करते थे, उनका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स? सम ऑफ देम कुड सर्वाइव, सम ऑफ देम कुड नॉट. After the 1760, the consolidation of the East India Company did not initially lead to a decline. पहले ऐसा नहीं हुआ था. Before establishing political power in Bengal and Carnatic, ये जो कर्नाटक है दिस इज फॉर द कर्नाटका मेड्रास प्रोविंस जो हमारा आता है ना उसके अंदर आता है. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई फॉर ऑफ गुड्स. तो उनको जो है जो लोकल लोग होते थे उनका सपोर्ट उनको चाहिए होता था.
So they used to employ people from the countryside. जैसे हमने यूरोप में पढ़ा वैसे वो लोग करते थे, लेकिन ये लोग पता है प्रॉब्लम क्या करते थे? जब वेंडर्स काम नहीं करते थे, ये सप्लायर्स काम नहीं करते थे ना, तो इनके चमचे होते थे जिनके नाम होते थे गुमाश्ता। 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर का, गुमाश्ता। ये उन लोगों को रखकर विलेजेस को मारना पीटने का काम करते थे, सो दैट दे गेट द देयर थिंग्स डन। एंड इन दिस मैनर कई वीवर्स जो है वो बेचारे जो है डर के मारे उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया, because they were beaten if they were not given they were not able to complete the work on time. This was the problem. After the East India Company established political power, it developed a system of management and control that would eliminate competition, control cost, ensure regular supply of cotton and silk goods. और ये कैसे करते थे? First, by eliminating existing traders and brokers connected with cloth trade and establishing more, मतलब सीधा वीवर से ही काम करवाते थे। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था ना, एक रिलायंस वाला भी एक एग्जांपल दिया था कि जो मालिक है वो सीधा वीवर के पास जाएगा, उसको पैसा देगा, उस मतलब वो खुद नहीं जाएगा बट उसका कोई इंसान। अभी क्या होता है सिस्टम पता है? जो मैन्युफैक्चरर है उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके नीचे कुछ लोग होते हैं, उनके नीचे आपके आते हैं। वीवर्स किसी के नीचे नहीं होते हैं, वीवर्स जस्ट वर्क फॉर मेनी कंपनीज टुगेदर। तो पहले दे वुड डायरेक्टली गो टू दीज वीवर्स बाय प्रिवेंटिंग कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। अभी मैंने क्या बताया, एक वीवर 2 कंपनी को दे सकता है। लाइक हमारे जान पहचान में, बिकॉज माई डॉटर इज इन द एक्सपोर्ट, मतलब उसमें ही है, तो आई नो दैट जो उसका वेंडर है वो फैब इंडिया को सप्लाई करता है, बीबा को भी वही सप्लाई करता है, जूडियो को भी वही सप्लाई करता है। सो एक सिंगल वेंडर जो है ही में सप्लाई टू 3 पीपल। लेकिन पहले क्या करते थे ये कंपनी, दे वुड नॉट अलाउ, अगर आप मेरे को सप्लाई कर रहे तो यू विल नॉट बी सप्लाइंग टू एनी अदर कंपनी। The weavers were granted a loan to buy the raw materials once an order was placed. Weavers who took the loan needed to hand over the cloth they produced to the gomashta. आपके मैंने जैसे आपको मैंने बताया, this is the 1 marker question. Who is the gomashta? Gomashta जो है, he was a person जो ब्रिटिश के नीचे, यूरोपियन के नीचे काम करता था। and if the people were not able to finish the work then he would be engaging in, मतलब कि वो जो है गुंडास लेकर आएगा और उनको मारपीट करता था। आपके पेपर का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Earlier, supply merchants had a very close relation with weavers, but new gomashta were outsiders with no social, इसलिए they would suppress the villagers. पहले जो मर्चेंट्स होते थे उनको पता होता था ऊपर नीचे हो रहा है, दे वुड अग्री। लेकिन अब तो गुमाश्ताज होते थे, और ये होते थे ईस्ट इंडिया के या यूरोपियन कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉइज। इन मेनी places in Karnataka and Bengal, weavers set up looms in other villages where they had the family relation. In other places, weavers along with village traders revolted, opposing the company and its official. Over time, many weavers began refusing loan, closing down their workshop and taking to agricultural labor. यही प्रॉब्लम आई थी। मतलब कुछ जगहों पर तो उन्होंने विलेज ही छोड़ दिया, कुछ जगहों पे उन्होंने अपोज किया, और कुछ जगहों पर तो उन्होंने अपना काम छोड़कर वो दूसरी जगह पे चले गए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू यू नो फेस दिस प्रॉब्लम विच वॉज पोज्ड बाय द ब्रिटिश, बाय द यूरोपियंस। By the turn of 19th century, cotton weavers faced new set of problems. काफी problems थी। आपको पता है India was one of the leading manufacturers. अगर वही एक हमारा रहा होता ना, today our economy would have been very strong than any other country. Now Manchester come to, अब ये नहीं है कि मैनचेस्टर जो है वो इंडिया आ गया। मैनचेस्टर इज द मेन आपका इंडस्ट्री जो कि इन लंदन, इन इंग्लैंड, जहां आपकी सारी पॉलिशिंग होती है।
तो इंडिया में आने का मतलब क्या है? मतलब इंडियंस को वो अपॉर्चुनिटी मिली थी. द इंडियंस गॉट द अपॉर्चुनिटी. हाउ इट केम? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो related to the other chapter. In 1772, one marker question है ये. Henry Patulo said that Indian textiles could never reduce since no other nation produced goods of same quality. But we had a decline in exports. हमारे यहाँ पर क्या हुआ? ब्रिटिश क्या करती थी? चालाकी. यहां से दे वुड बी एक्सपोर्टिंग द कॉटन. जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्लास 10 याद रखना. अगर आप कॉमर्स लोगे ना तो ये आपको बहुत फायदेमंद है. जो रॉ मटेरियल होता है ना वो हमेशा सस्ता होता है, और जो फिनिश्ड गुड्स होता है वो हमेशा महंगा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग एन iPhone फॉर 80,000, इट्स एन एग्जाम्पल, उसका जो रियल कॉस्ट है ना वो है 17,000. 17,000. क्योंकि उसमें जो भी आपका लगता है वो सब इतना ही होता है. अगर आप कभी भी सब्जी वाले से पूछोगे ना, वो कहता है 100 रुपए किलो टमाटर. बट वेन द फार्मर सेल्स इट, इट इज फॉर 2 रुपीज. इट इज फॉर 2 रुपीज. हमेशा जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं. बाद में उसमें ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड होकर हमारे पास जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है. तो ब्रिटिश क्या करती थी? चालाकी से यहां से रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करती थी, एंड वहां से फिनिश्ड आपके जो क्लोथ्स हैं उनको इंपोर्ट करती थी. नेचुरल है कि जो हमारा कॉटन जाता था उससे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता था, लेकिन जो वो लोग मिल मेड क्लोथ्स बेचते थे उससे उनको फायदा जरूर मिलता था. तो जो हमारे वीवर्स थे, देवर इन लॉस. That is why India witnessed a decline in textile exports, and the exports of British cotton goods increased dramatically. At the end of 18th century, the import of cotton goods were restricted to India. Indian cotton weavers faced two problems. Pehla, export market collapsed. The local market shrank, glutted with Manchester imports. वहां से सामान आ रहा था. Next, by 1860, the weavers had another problem. They could not get a sufficient supply of raw cotton of good quality. Even the raw cotton exports from India increased. By the end, the other craft people faced another problem क्योंकि मशीन बूट्स आपके ज्यादा आ गए. बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे आई थी, लाइक आपका फ्लाइंग शटल. पहले हमारे होते थे हैंडलूम. अभी भी आप लोग पढ़ते होंगे हैंडलूम एंड पावरलूम. व्हाट इज द डिफरेंस? हैंडलूम आपका हाथों से बनता है, विच गांधी जी हैड मतलब की एडवोकेटेड, वेयर एज पावरलूम्स होते हैं विच आर रनिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी. तो जो हमारे हैंडलूम्स में जो आपके यार्न्स जाते हैं ना, दैट इज नॉट यूज्ड इन द पावरलूम्स. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी. And for that, even the flying shuttle जो है that was introduced. Flying shuttle आपका होता है, it is a kind of machine जिसके अंदर सामने ऊपर आपका जो है शटल लगा होता है, and the weavers जो उसको ऐसे pull करके they make it. If you have any time, अगर आपने साड़ी जो हाथ से बनती है उसे देखा हो ना, उसमें ये होता है. If you go to Delhi Haat, there you can see the looms directly the weavers making. In Bengal, it is very common. बंगाल में तो बहुत कॉमन है और इतनी खूबसूरत बनती है that when you see them, you become mad. वहां पर you can see, because I have not gone to Bengal. My daughter had gone, and then I have students who gave me these presents, and then in the ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आता है उसके अंदर आई हैव सीन इट. तो वो जो लूम्स होती है ना, दे उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर यार्न्स नहीं जा पाते. जो इंडिया में यार्न्स है वो मशीनों में नहीं जा पाती. सो दैट वाज वन मोर प्रॉब्लम. नाउ ये तो थे जब हमारे पास में प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं थी.
Later on, what happened? The industries started coming. आपके पेपर का very, 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 very important question. Where was the first cotton mill set up? और ये क्वेश्चन शायद 2 या 3 चैप्टर में है. It was in Bombay. And उस वक्त में लोग नहीं होते थे. People were not there. तो जो बॉम्बे के पास में रत्नागिरी जो मतलब कि आपका एरिया है, वहां से आपके जो वर्कर्स हैं, दे यूज टू कम. देन बाय 1862 4 more इंडस्ट्री मिल्स वर सेट अप. देन जूट मिल्स आपके सबसे पहले कहाँ आए? बंगाल. क्यों आए बंगाल में? ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप. बिकॉज आपके जितने भी जूट का जो आपका एरिया है उस वक्त में, अभी तो भी मतलब वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश आपका अलग हो गया है, लेकिन पहले ये पूरा एरिया जूट हमारा ही था. एंड इंडिया वाज लीडिंग जूट मैन्युफैक्चरर टिल 1947. तो इसलिए जूट मिल आपके बंगाल में आया. द फर्स्ट वॉज इन 1855, देन 62. देन इन कानपुर आपका एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड. देन अहमदाबाद में आपका फर्स्ट कॉटन मिल आया. बॉम्बे में हमारा फर्स्ट मिल था इंडिया का ही. देन आपके मद्रास वगैरह में आया. आपके पेपर में बॉम्बे वाला आता है और जूट वाला आता है. ऑन दीज कैन बी एमसीक्यूज और एनी वन मार्कर क्वेश्चन. नाउ हु आर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स? आज हम जिन जिन के नाम, बड़े बड़े नाम लेते हैं ना, टाटा, बिरला, they are all. The history of trade started when the British in India began exporting opium to China. हमारे यहाँ बिजनेसमैन कैसे बने थे पता है? हमारे यहाँ से ओपियम जाता था. ओपियम वैसे तो हिंदी में चरस, गांजा बोलते हैं, लेकिन ओपियम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मेडिसिन. तो हमारे यहाँ जो बिहार वाला एरिया है ना, वहां पर आपके ऐसे गांजे के आपके पूरे के पूरे यू हैव द क्रॉप्स. यहां से आपके ओपियम जाते थे वहां पर. एंड वहां से वी मतलब कि वी यूज टू इम्पोर्ट टी. और वो जो पैसा बचता था दैट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश फॉर देयर पर्पसेस. तो सम ऑफ दीज बिजनेसमैन जो हमारे पुराने थे, वो लोग इस बिजनेस में देवर मतलब कि इन्वॉल्व. इसमें द्वारकानाथ टैगोर, आपके रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ पर, बॉम्बे के अंदर दिनशा पेटेट, जे एन टाटा जो आज रतन टाटा के एंसेस्टर हैं, इन सब ने जो है दे हैड स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल एम्पायर. हमारा जो आपका जमशेदपुर है, दैट इज आपका टाटा ने किया था, इसलिए उसका नाम जमशेदपुर है, क्योंकि दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा. आपका जो फर्स्ट टाटा का जो मिल था. सेठ हुकुमचंद, उन्होंने इंडियन जूट मिल को कलकत्ता में किया था. एंड दीज वर द पीपल हु हैड सेट अप द अर्लियर बिजनेस. बट ड्यू टू द कॉलोनियल पावर्स दे वर नॉट अलाउड. मतलब उनको ज्यादातर, जैसे मैंने बोला, दे वर ओनली अलाउड टू एक्सपोर्ट द रॉ मटीरियल्स, रॉ कॉटन, रॉ ओपियम, रॉ. दे वर नॉट, मतलब वो लोग ब्रिटिश नहीं करते थे. स्टिल इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे हैड डन इट. 3 ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, बर्ड हीगर्स, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन, हु मोबिलाइज कैपिटल, सेट अप जॉइंट कंपनीज एंड मैनेज देम. ये इनका ज्यादा पावर था. एज आई सेड, वर्कर्स कहां से आते थे? यूपी के अंदर कानपुर एंड आपके महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे. ओवर 50% of the people in Bombay came from Ratnagiri, while mills of Kanpur got it from the villages near Kanpur. बाद में जैसे जैसे लोगों को पता लगा, दे स्टार्टेड द. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी उस वक्त में? हमारे पास में होते थे जो लोग जॉब देते थे ना, जॉबर बोलते थे. क्या बोलते थे? जॉबर. पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन. अब ये जॉबर कौन होता था? जॉबर ऑलरेडी उस कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉई होता था. अब उसका काम क्या होता था? अगर कंपनी में ज्यादा काम है तो उसकी ड्यूटी होती थी अपने पड़ोसियों या अपने गांव से लोगों को लेकर आना.
तो शुरू शुरू में तो जॉबर बड़ा खुश होकर ये सारे काम करता था, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को लाकर। बाद में ही स्टार्टेड गेटिंग द ग्रीड एंड ही स्टार्टेड चार्जिंग मनी, ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर ब्राइब। भाई मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, बट वो हेल्प भी करता था, नौकरी दिलवाता था, उनको रहने की जगह देता था, उनको लोन भी देता था, लेकिन देन ही वुड टेक द ब्राइब। तो जॉबर्स कौन होते थे? गुमाश्ता और जॉबर में यू विल नॉट बी कंफ्यूजिंग। गुमाश्ताज आपकी यूरोपियन कंपनी के जो काम करने वाले होते थे, जो सप्लायर्स को मारते पीटते थे, उनसे काम करवाना। एंड जॉबर होता था एक वर्कर जो कंपनी में काम करता था, लेकिन अगर कंपनी को जरूरत पड़ती थी तो ही वॉज द वन हु विल ब्रिंग द मतलब कि वर्कर्स फ्रॉम विलेजेस एंड अदर ना। हमारे यहाँ पर एक पेक्यूलर इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूलर? शुरू शुरू में तो हमारी इंडस्ट्रीज एकदम डाउन चली गई। वाई? बिकॉज इंपोर्ट हमारा ज्यादा था। बट लेटर ऑन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, व्हाट हैपेंड? वी रिक्वायर्ड, जो ब्रिटिश थे, दे रिक्वायर्ड आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट, और वहां तो लड़ाई चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने बिना सोचे समझे परमिशन देना शुरू कर दिया। एंड दैट वाज, एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा था, बट इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई। दैट इज व्हाट वी कॉल एज पेक्यूलियर ग्रोथ। समझ आ रहा है? The European managing agencies were interested in certain kinds of products such as tea and coffee. हमारे यहाँ जैसे इंडिगो, टी, कॉफी, ये एक्सपोर्ट होती थी। The yarn produced in Indian spinning was used by the handloom weavers and they were exported to China. And when the Swadeshi movement started, the people started boycotting the foreign clothes. Indian yarn exports to China declined since produced from Chinese and Japanese mill flooded the वहां पर जब स्टार्ट हो गया तो हमारे यहाँ का खत्म हो गया। But when the first world war came, तो इंडियन मिल्स को फायदा हो गया। Why? Because they were the producers for jute bags, clothes, tent, leather boot, horse and जो सैडल्स होते हैं, जो आप घोड़े के ऊपर जो नाली डाल जाती, वो इन सब के लिए। एंड दैट इज व्हाई इंडियन इंडस्ट्रीज बूम्ड अप दैट पीरियड एंड मैनचेस्टर का जो मतलब की था वो कम हो गई। नाउ व्हेन, व्हाट अबाउट दिस छोटे छोटे इंडस्ट्रीज? ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, आपको पता, अभी भी जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, दे आर वेरी फ्यू। 90% of the industries in India comes under MSME, micro, small and medium industries। जैसे अभी भी हमारे वर्कशॉप्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, हैंडलूम, ये अभी भी है। हाँ, अब ये है कि दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। Certain groups of weavers were in better position than others to survive the competition. Some of the weavers produced poor clothes, जो बाकी थे वो फाइनर। वीवर्स ने अब नई नई चीजों को यूज करना शुरू कर दिया एंड दे वर नाउ मोर इक्विप्ड। अभी भी अगर आप इंडस्ट्रीज में जाओगे ना बच्चा, इफ यू गो टू द रूरल एरियाज यू विल फाइंड दीज थिंग्स, लेकिन इसके लिए आपको काफी चीजों के लिए यू हैव टू वर्क आउट। नाउ ये चीजें कैसे बिकती थी? अभी तो आपको पता है, यू शुड गो टू रिलायंस, यू शुड गो टू विशाल, यू शुड गो टू जूडियो, मतलब कि इस ब्रांड में जाना है। उस वक्त में कैसा होता? तो जो हमारी गुड्स होती थी ना, पहले पहले तो लोगों को समझ नहीं आता था, तो बेचने के लिए क्या करते थे, उसमें टैग लगाते थे मेड इन मैनचेस्टर, और लोगों को लगता था ये तो फॉरेन कंपनी का है, जरूर अच्छा होगा, एंड दे यूज्ड टू बाय। कुछ जगहों पे दे वुड बी मेकिंग द इमेजेस ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट देते थे। देन कई जगहों पे क्या होता था, भगवान की, क्योंकि हम लोग भगवान को बहुत वो करते हैं,
तस्वीर तो वो रखते थे। देन आपके कैलेंडर्स होते थे, अब तो मेरे ख्याल में ही किसी के घर में ऐसा कैलेंडर होगा, उसमें भगवान की तस्वीर होती थी, नीचे आपके जो कैलेंडर होता था नीचे उस कंपनी का नाम होता है, अभी भी होता है। एंड दिस वाज हाउ दे पॉपुलराइज्ड, लाइक आपका जो पहला ग्राइट वाटर था, ग्राइट वाटर बच्चों को दिया जाता है, छोटा बच्चे पैदा हुए बच्चे, उसमें कृष्ण भगवान की फोटो होती थी, मतलब कृष्ण भगवान के जैसा अच्छा क्यूट क्यूट होगा, तो लोग खरीदते थे। देन लेटर ऑन many advertisements were about the national movement, स्वदेशी, और इस तरीके से साथ में एडवर्टीजमेंट भी हो जाता था और साथ में जो है जो मैसेज होता था वो भी पास ऑन होता था। दिस वॉज हाउ द गुड्स वर मार्केटेड। आज तो आप देख सकते हो न्यूज़पेपर, टीवी, और भगवान ना करे भैया यूट्यूब खोल लो तो आई इवन सॉ अ मीम इन 2019, एक मतलब कि वो मूवी है उसमें 4 एडवर्टाइजमेंट है, अभी मतलब कि 40 एडवर्टाइजमेंट होता है और एक होता है, और बाय 2050 देयर वुड बी नो मूवी, ओनली एन एडवर्टाइजमेंट वुड बी देयर। तो अभी तो यू हैव लॉट्स ऑफ मीडिया, इंस्टा, देन न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, सब कुछ है, बट उस वक्त में इट वाज नॉट देयर। सो दे या तो जो आपके फॉरेन इंडस्ट्रीज होते थे वो लोग अपना मेड इन मैनचेस्टर वाला लगाते थे, इंडियंस जो है थ्रू द कैलेंडर्स, थ्रू द प्रिंटिंग वो रखते थे। और उस जमाने में क्या होता था, जो कैलेंडर्स होते थे ना उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो कैलेंडर होता था दैट वाज ऑन अ वेरी फाइन पेपर, तो उस कैलेंडर को बचा के पीपल वुड बी यूजिंग फॉर देयर, अपने घर में स्लैब्स में बिछाने के लिए, अपनी बुक्स को वो करने के लिए, उसमें पिक्चर्स बनी होती। तो दैट वाज हाउ द प्रोडक्ट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। इन अनदर वे, अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन चीजें बनती थी उस जमाने में। पहले हाथों से ही, सुई धागे से ही चीजें बनती थी, मिट्टी से ही चीजें बनती थी, बट देवर मतलब कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खुद जाकर हाट में लोग बेचते थे, या फिर कोई मिडिल मैन होता था जो आकर सामान खरीद कर बाहर बेचकर आपको पैसा देता था। देन धीरे धीरे जो आपके मर्चेंट्स थे, मतलब जो लोग बिजनेसमैन थे, वो लोग इन वीवर्स को, इन आर्टिजन्स को पैसा देते थे कि ये सामान बना कर दो, एंड दे यूज टू सेंड इट। बट लेटर ऑन पहले आपकी फैक्ट्रीज आई, बट द फर्स्ट फैक्ट्रीज वर नॉट द एक्चुअल फैक्ट्री, वो सिर्फ एक घर होता था, कमरा होता था, जिसके अंदर सारे के सारे वर्कर्स आकर काम करते थे। द डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब अगर मतलब इफ यू से टेक्सटाइल, तो फ्रॉम कटिंग ऑफ द क्लोथ टिल इट इज स्यूड, सब एक साथ जाता था। लेटर ऑन आपके जो मशीन्स आई, एंड देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम, एंड देन हाउ इट चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले तो थोड़ा स्लो था, देन थिंग्स स्टार्टेड कमिंग। देन हमने पढ़ा अबाउट कमिंग अप ऑफ द स्पिनिंग जेनी, and last but not the least we came to the Indian sector. Indian sector में we learned that India was one of the leading manufacturer but declined. Then हमारे weavers को कितनी मतलब की problems आई, then how there was a peculiar growth due to the world war, and then how these products were marketed. एंड आज अगर हम हिस्ट्री से ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में आते हैं, तो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, and that is why we read this chapter as a part of history, because it correlates us to the geography as well as the economy of a country, कि कैसे इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो हुई थी, and why we need more industries for the better development. So that is the chapter Age of Industrialization.